गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डेट है आज की 15 जनवरी 2025 एंड आप जानते होंगे कल मकर संक्रांति और पोंगल की वजह से आज द हिंदू का जो प्रिंटेड एडिशन है वो हमारे सामने नहीं देखने को मिला। बट बहुत सारे और आर्टिकल्स थे जो ऑनलाइन फ्लोट हो रहे थे, तो उन्हीं से आज हम अपना प्रीलिम बूस्टर डिस्कस करेंगे। एक दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमें देखने को मिली, जो हिंदू के अंदर काफ़ी टाइम से आ रही है, वो है विद रिगार्ड्स टू मिस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, दरअसल में हुआ क्या कि अगर हम बात करें मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की, तो दरअसल में इन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बोल दिया कि कोविड-19 पैंडेमिक आने की वजह से पता क्या हुआ, जो देशों की सरकारें थी, गवर्नमेंट के अंदर लोगों का जो ट्रस्ट था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। एंड अगर हम बात करते हैं 2024 के अंदर बहुत सारे चुनाव हुए एंड उन चुनावों के अंदर जो वहाँ की सरकार थी वो पार्टी इलेक्शंस हार गई। और इन्होंने यहाँ पे बात करी भारत की, कि भारत में आप देख सकते हो कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद सरकार के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हुआ एंड उससे कहीं ना कहीं सरकार 2024 का इलेक्शन हार गई। अब ये एक तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि इलेक्शंस तो जो हम जानते ही हैं कि जो एनडीए सरकार है, मतलब एनडीए है, उन्होंने यहाँ पे जीता एंड बाद में उन्होंने एनडीए सरकार बनाई। अब आप नोटिस कर पाओगे जो बीजेपी के एमपी है ना, ये बीजेपी के एमपी तो हैं, जो हम बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे की, बट एट द सेम टाइम वो हमारी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको हेड भी करते हैं। निशिकांत दुबे जी का ये कहना है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम जो मेटा के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग जी, इनको भारत बुलाएंगे। इनको भारत बुलाने के बाद इनसे माफी मंगवाएंगे कि आपने जो ये गलत क्लेम किया है ना भारत के इलेक्शंस के ऊपर, इसके लिए आप यहाँ पे आके माफी मांगिए। ठीक है, तो ये मुद्दा था जो अभी न्यूज़ में था। तो दोस्तों, डेट है आज की 15 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है डियागो गार्सिया आइलैंड के रिगार्डिंग। दोस्तों, इसकी जो लोकेशन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है और पिछले कई महीनों से ना ये न्यूज़ में रह रहा है। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको ना थोड़ा सा इसकी आपको बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, 19th सेंचुरी में क्या होता है, 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें, जो ये जो शागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, या शागोस आर्कीपिलागो आप यहाँ पे इसको कह सकते हो, ये दरअसल में गवर्न जो होता था ये मॉरिशियस से गवर्न होता था। और मॉरिशियस किसके कंट्रोल में था, वो ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी। ठीक है, अब 19वीं सदी में ये तो होता रहा, बट आगे जाके क्या होता है ना, 1968 के अंदर मॉरिशियस एक अलग से कंट्री बन जाता है, यानी कि मॉरिशियस इंडिपेंडेंट हो जाता है रेदर आई शुड से। ठीक है, और जैसे ही मॉरिशियस इंडिपेंडेंट होता है तो डेफिनेटली सारा का सारा एरिया मॉरिशस का ब्रिटेन आपका जो ब्रिटेन के कंट्रोल में था वो सारा मॉरिशस को मिल जाना चाहिए था। बट अगर हम बात करते हैं शागोस आर्कीपिलागो की, ये वाला हिस्सा मॉरिशस के पास नहीं जाता एंड ये ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहता है। एंड इनफैक्ट ब्रिटेन इसको क्या बोलता है, इसको BIOT के नाम से बोलता है, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ठीक है, अब इन्हीं पर्टिकुलर जो शागोस आर्कीपिलागो है ना, उनमें अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप अगर आप देखना चाहोगे, यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, डेंजर आइलैंड, ईगल आइलैंड, थ्री ब्रदर्स, नेल्सन, सलमॉन, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। पर अपने आप में जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आइलैंड बन जाता है, दैट इज नथिंग बट डियागो गार्शिया। डियागो गार्शिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको आइलैंड है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करना, ये जो डियागो गार्शिया है, ये यहाँ पर यूके एक तरह से यूएसए को लीज पे दे देता है, या यूएसए के यहाँ पे बोलता है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड यूएसए यहाँ पर क्या करता है, इसके ऊपर एक मिलिट्री बेस बना लेता है। तो यानी कि यूएसए का मिलिट्री बेस है आज के समय के ऊपर डियागो गार्शिया में। अब ये जो मुद्दा है ना, ये कई बार गया है आपके जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। एंड इनफैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बोला भी है कि ये जो आपका रीजन है, जब हम बात करते हैं शागोस आर्कीपिलागो, ये मिलना चाहिए किसको, मॉरिशस को। पर यहाँ पर जो यूके है या यूएस है, वो यहाँ पर बात मानता ही नहीं था। बट अभी रिसेंटली जाके क्या हुआ, रिसेंटली ये बोला गया कि जो यूके है ना, वो सारा का सारा हिस्सा दे देगा किसको, वो हिस्सा दे देगा वापस मॉरिशस को दे देगा। बट जो डियागो गार्शिया है ना, वो यहाँ पर इनके कंट्रोल में ही रहेगा। तो अभी रिसेंटली ये बात हुई थी कि ब्रिटेन ने अग्री कर दिया था कि वो शागोस आइलैंड के ऊपर जो सॉवरेनिटी थी वो मॉरिशस को दे देगा। बट जो डियागो गार्शिया है वो एक एक्सेप्शन रहेगा, एंड ये जो डियागो गार्शिया है ये यहाँ पे वापस नहीं दिया जाएगा। जो ये यूके यूएस मिलिट्री बेस है, ये डियागो गार्शिया के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो अभी ये रिसेंट न्यूज में था। बट अभी कल परसों क्यों न्यूज में रहा,
पिछले दिनों के अंदर ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि भारत की तरफ से जो 15 फिशरमैन थे, जो कहीं न कहीं आप नोटिस कर पाओगे कन्याकुमारी से निकले थे, उनको यहाँ पर डियागो गार्सिया आइलैंड के पास में ना यहाँ पर डिटेन कर लिया गया। ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्होंने मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर दिया था। तो ये कुछ वजह से यहाँ पर जो डियागो गार्सिया है एंड शागोस आर्किपेलागो न्यूज़ में रहता है। तो शागोस आर्किपेलागो के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनमें से ही आपको एक डियागो गार्सिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया के 1600 किलोमीटर साउथ में है एंड अफ्रीका की तरफ से यहाँ पे 3500 किलोमीटर की ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, जो डियागो गार्सिया है, इट इज़ एन अटॉल। अटॉल का मीनिंग आप समझते होंगे, ये एक रिंग शेप्ड कोरल होता है। ठीक है? कोरल्स की हम बात करते होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें रिंग शेप की फॉर्म में कोरल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ये नॉर्मली जो आपके एक लगून होता है ना, एक वाटर बॉडी होती है, उसको सराउंड करते हैं। तो ये जो आइलैंड है दरअसल में हॉर्स शू शेप का है। यहाँ पर आप इसको देखना, यहाँ पर अगर आप इसकी शेप देख पा रहे होंगे ना, ये हॉर्स शू के टाइप की आएगी, इसलिए इसको हॉर्स शू शेप का आइलैंड बोला जाता है। तो ये जो अटॉल है लगभग 27 स्क्वायर किलोमीटर का है एंड यहाँ पे डीप ब्लू वाटर, काफी सारे कोरल रीफ्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी, किस तरह से यूएसए का यहाँ पे नेवल एंड मिलिट्री बेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी डेफिनेटली इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक रामसर साइट है। ध्यान रखना, रामसर साइट के अंदर वो वाला हिस्सा नहीं है जो यूके यूएस एग्रीमेंट के अंदर जो मिलिट्री यूज के लिए है, उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है ना, वो सारा आपको रामसर साइट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो 1960s और 1970s के अंदर जो यूके है ना, उसके द्वारा जो ऑलरेडी वहां पे लोग रह रहे थे, जिनको हम शागोजियन पीपल यहाँ पे बोलते हैं, जो कि अफ्रीकन स्लेव थे या इंडियन लेबरर्स थे, उनको वहां से हटा दिया गया था, उनको वहां से फोर्सिबली रीलोकेट कर दिया गया था 1960s 1917 के अंदर। तो ये यहाँ पे बात होती है डियागो गार्सिया और शागोस आर्किपेलागो की। ठीक है? तो ये लोकेशन थोड़ी सी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा इंडिया ज्वाइंस यूनाइटेड नेशन सीईबीडी। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं पहले तो कि आखिर ये सीईबीडी क्या है। पहले बात आप मुझे बताओ कि आप लोगों को बिग डेटा का मतलब पता है? आप लोग सुनते रहते हैं कि बिग डेटा बिग डेटा बिग डेटा, बट व्हाट एग्जैक्टली इज बिग डेटा? डेटा का मतलब तो पता है ना? इतना सारा दिन भर में डेटा हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं, या फिर हमारे सामने इतना सारा डेटा आता है ना? हर कोई चीज जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां भी डेटा जनरेट होता है। एवरीथिंग आजकल तो डेटा के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है? डेटा इज द न्यू ऑयल। अब क्या होता है ना, हमारे जो कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो अपना सिस्टम है, जो भी आप सिस्टम आप यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप या अपना जो भी अपना जो अपना पीसी हो गया, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी एक लिमिट होगी। अगर ऐसा होता है कि जो डेटा है वो उसकी कंप्यूटिंग सिस्टम से बाहर के है, ठीक है, बाहर के इन द सेंस कि इतना लार्ज है या फिर इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसकी प्रोसेसिंग के पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं बिग डेटा। यानी कि अगर ऐसा हो कि डेटा की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बड़े लेवल का डेटा है, बहुत ज्यादा मैसिव क्वांटिटी में डेटा है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम ज्यादा होना। या हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, मतलब कि बहुत तेजी से जनरेट हो रहा होगा डेटा। इसके साथ ही साथ अगर वैरायटी उसकी बहुत ज़्यादा हो, मतलब उसमें स्ट्रक्चर डेटा हो, अनस्ट्रक्चर डेटा हो, जैसे कोई एक्सेल की फॉर्म में हो, कोई यहाँ पे आपने सिंपली नोटपैड की फॉर्म में डेटा है, कोई ऐसे अलग अलग तरह से आपने उसको डेटा को सेव कर रखा है, अलग अलग वैरायटी ऑफ फॉर्म्स का डेटा है। एंड आखिरी एक चीज़ होती है वेरासिटी। वेरासिटी का अर्थ होता है यहाँ पे कि आपका जो डेटा है कितना ट्रस्टवर्दी है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितनी वो एक्यूरेट है। तो दरअसल में ना बिग डेटा के ये 4V कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम जानते हैं आपका वॉल्यूम, आपका वेलोसिटी, आपका वेराइटी एंड वेरासिटी। ठीक है? ये 4V के बेसिस के ऊपर आपका जो बिग डेटा है वो डिफाइन किया जाता है। इतना लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होता है जो ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए स्टोर करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना पॉसिबल नहीं रह पाता। पर आप जानते हो, जैसे मैंने कहा, डेटा इज द न्यू ऑयल, है ना? डेटा इज द न्यू ऑयल होने की वजह से क्या होता है, इस बिग डेटा को भी हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए 2014 के अंदर एक यहाँ पर यूएनसीईबीडी बनाया गया, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे 2014 के अंदर जब इसको स्टैब्लिश किया गया, ऑस्ट्रेलिया इसकी पहली चेयर थी। तो यहाँ पर इसको इसलिए क्रिएट किया गया ताकि अगर हम बात करें बिग डेटा की, तो उसके लिए एक प्रॉपर विजन हो, आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन करें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक के लिए। यानी कि हम बिग डेटा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स के अंदर, तो इससे चीज़ें डेवलप होंगी एंड उसको हम यूज़ करेंगे हमारे जो एसडीजी गोल्स हैं, जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, उनके लिए काम करने के अंदर। तो आप नोटिस कर पाओगे इसमें टोटल 31 मेंबर स्टेट्स हैं एंड 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इन पर्टिकुलर स्टेट्स में आपका भारत भी अब यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। इससे क्या क्या होगा,
देखो बिग डेटा का इंटीग्रेशन होगा, कहीं ना कहीं हम अलग अलग सोर्सेज जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हो गया, सैटेलाइट इमेजरी हो गया, प्राइवेट सेक्टर डेटा हो गया, हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। हमारे जो स्टेटिस्टिशियंस हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यानी कि ना आपस में डेटा शेयरिंग के रिगार्डिंग एंड डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो ये यही देखता है कि क्या बिग डेटा के चैलेंजेस हैं, क्या बिग डेटा के बेनिफिट्स हैं, कैसे उनको यूज करना है। तो इससे कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटीज बनती हैं, कंट्रीज का आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट बढ़ता है। जैसे भारत की तरफ से जो आपको डेटा इनोवेशन लैब देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो भारत की इनोवेशंस जो हैं वो हम दुनिया के साथ शेयर कर पाएंगे एंड दुनिया की इनोवेशंस भारत के साथ यहाँ पे शेयर हो पाएंगे, जिसके माध्यम से डिसीजन मेकिंग और बेहतर हो पाएगी। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे इंडिया ने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया है। एंड जो भारत की तरफ से मोस्पी है, क्योंकि देखो सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स का काम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ही देखता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम कर रहा है इस चीज के रिगार्डिंग। तो भारत हैज ज्वाइंड यूएनसीईबीडी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ब्रिक्स EEIIU। देखो पहले हम बात करते थे कि ब्रिक्स के अंदर 5 मेंबर हुआ करते थे, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पर पिछले सालों के अंदर काफी सारे नए मेंबर्स ज्वाइन कर गए हैं। आप नोटिस कर पाओगे कि 2024 के अंदर ना टोटल 4 नए मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन किए थे। एक था ईरान, एक था आपका ईरान, एक था इजिप्ट, एक था आपका इथियोपिया और एक था आपका कौन सा यूएई। ये 4 देश नए ऐड हुए थे। अब 2025 के अंदर एक और नया ऐड हो गया है देश, दैट इज इंडोनेशिया। तो कोई आपसे पूछे ना भाई ब्रिक्स के अंदर कितने देश हैं, अब ब्रिक्स कह लो या ब्रिक्स EIU कह लो, आप बोलोगे सर 5 तो पहले थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब 5 नए देश और ऐड हो गए हैं, दैट इज इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूएई। ठीक है, टोटल आज के समय 10 देश हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या अर्जेंटीना इसका मेंबर है। द आंसर इज नो। देखो अर्जेंटीना के अंदर उन्होंने पहले ही बोल दिया था जब सरकार बदली थी कि हम नहीं मेंबर बनेंगे, और जो अभी सऊदी अरेबिया है वो अभी तक इसका मेंबर बना नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ना जो जो मेंबर अभी हैं वो यही 5 प्लस यही 5, टोटल 10 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहले इसको ब्रिक्स बोलते थे, अब इसको बोल रहे हैं ब्रिक्स EEIIU। ई से आपका इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान, इंडोनेशिया एंड यू से आपका हो गया यूएई। ठीक है, तो ब्रिक्स आप जानते होंगे नॉन इंटरफेरेंस के ऊपर काम करता है, सबके बेनिफिट के लिए काम करता है। 2001 के अंदर जो जिम ओनील है ना, जो कि गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पे एक टर्म कॉइन करी थी BRIC। ध्यान रखना, इन्होंने साउथ अफ्रीका का नाम यहाँ पे नहीं लिया था अपने पेपर के अंदर। जो इनका रिसर्च पेपर था उसमें इन्होंने बात ये करी थी कि 4 देशों के ना आने वाले समय के अंदर इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो करने जा रही है, इनके इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करी थी। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे आगे जाके फिर इसके अंदर साउथ अफ्रीका की भी एंट्री हो जाती है एंड 2010 के अंदर इस ग्रुप का नाम हो जाता है ब्रिक्स। पिछले सालों के अंदर जो चेंजेस आए मैंने आपको बता ही दिया, एंड ब्रिक्स प्लस भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये नए मेंबर जिस तरह से ऐड हो रहे हैं। अब जो इंडोनेशिया इसका नया मेंबर बना है, इससे क्या होगा, इससे आप नोटिस कर पाओगे जो साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है ना, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो उसका पार्ट बन रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इससे कहीं ना कहीं ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। भारत के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन का बहुत अच्छा एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा एंड वेस्टर्न डोमिनेंस को भी हम काफी हद तक इसके माध्यम से काउंटर कर पाएंगे। देखो टेक्निकली ब्लॉक जो ब्रिक्स के अलग अलग देशों ने कई बार बोला है कि वो यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहते हैं, पर देखो इंडिया ने कैटेगरिकली ये बात बोल दी है कि भारत जो है ना वो डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, शक्तिकांत दास जी जब रिटायरमेंट पे थे, उन्होंने आखिरी दिनों के अंदर जो उनके रिटायरमेंट के आखिरी मतलब लास्ट डेज थे उनके टर्म के, तो उन्होंने उसमें बोला था कि वी आर नॉट अगेंस्ट डी डॉलराइजेशन, हम बस अपनी इकोनॉमी को डी रिस्क कर रहे हैं। हम अलग अलग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि रुपये को हम कैसे और यहाँ पे और कैसे बेहतर कर पाएं, बट हम डॉलर के अगेंस्ट नहीं है, ऐसा भारत ने बहुत बार यहाँ पे बता दिया है। बाकी बात करें ब्रिक्स के इन्फ्लुएंस की, तो आप नोटिस कर पाओगे ब्रिक्स के अंदर आपको टोटल 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी देखने को मिल जाएगी, 46% वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी एंड डेफिनेटली ब्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दुनिया भर की डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, तो लोकल करेंसीज को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की बात है तो वो काफी थोड़ा चर्चा में यहाँ पे रहता भी है। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग हज एग्रीमेंट। देखो भारत ने एक नया हज एग्रीमेंट साइन कर लिया है, किसके साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। जिसके माध्यम से क्या होगा, जिसके माध्यम से हज 2025 की जो यात्रा है ना उसके लिए यहाँ पर भारत की तरफ से 1,75,000 से भी ज्यादा जो पिलग्रिम्स हैं वो यहाँ पे जा पाएंगे। तो यानी कि एक कोटा यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि इतने भारतीय यहाँ पे हज को विजिट करने जा सकते हैं। दोस्तों दरअसल में होता पता क्या है, अगर हम बात करें इस्लाम की तो इस्लाम के अंदर आपको 5 पिलर्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो है हज। हज का मतलब क्या है कि मुस्लिम जो है ना उनको एक मैंडेटरी ड्यूटी करनी ही करनी है। वो क्या है कि अपनी जिंदगी के अंदर ना कम से कम एक बार कहाँ जाना है, इनको जाना है जो सऊदी अरेबिया के अंदर मतलब दुनिया के अंदर जो
सबसे सेक्रेड सिटी मुस्लिम्स के लिए है, दैट इज मक्का। तो अपनी जिंदगी के अंदर कम से कम एक बार तो वहां पे जाना ही जाना है, ये पहली ड्यूटी है या एक पहला पिलर कह सकते हो। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है आपका शादा का, ठीक है। यहाँ पर ये आप एक तरह से ओथ लेते हो कि कोई और भगवान नहीं बल्कि अल्लाह ही भगवान है। इसके अलावा सलात जो प्रेयर को बोलते हैं, ज़कात होता है आर्म्स गिविंग, यहाँ पर आप गरीबों को कुछ यहाँ पे देते हो, ठीक है, आर्म्स वगैरह, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, साम जी की बात करें, यहाँ पर आप रमजान के समय के ऊपर जो फास्टिंग करते हो। तो ये 5 पिलर आपको इस्लाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका हज की यात्रा होती है, ये होती है 8 से लेकर 12 या 13 ऑफ धू अल हिजा, ये आखिरी महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर का। तो उस पीरियड के अंदर यहाँ पे ये परफॉर्म करनी होती है। तो भारत की तरफ से क्या हो रहा है, 1,75,000 का कोटा यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है हज 2025 यात्रा के लिए। अब आपको ध्यान में रखना है कि भारत के अंदर ना एक हज कमेटी भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको हज कमेटी एक्ट 2002 के माध्यम से बनाया गया था, ताकि जो भी मुस्लिम लोग हैं जो हज के लिए यहाँ पे यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग जो अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर करवाए जा पाए। तो दिस इज रिगार्डिंग हज एग्रीमेंट। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज जापान सुनामी एडवाइजरी फॉर रिंग ऑफ फायर। दोस्तों आप सब लोग ना रिंग ऑफ फायर के बारे में अच्छे से जानते होंगे, ये यहाँ पर आप नोटिस कर पाइएगा, ये आप यहाँ पे आप रिंग ऑफ फायर को देख सकते हो। अब रिंग ऑफ फायर के अंदर बहुत सारी ना टेक्टोनिक प्लेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपको बहुत बड़ी यहाँ पर आपको एक पैसिफिक प्लेट देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको कुछ छोटी प्लेट्स हैं, जैसे फिलीपीन प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, जॉन डी फुका प्लेट हो गया, नास्का प्लेट हो गया, कोकोस प्लेट हो गया, बहुत सारी आपको यहाँ पे प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी। अब होता क्या है, ये जो प्लेट्स होती हैं, जब भी एक हैवियर टेक्टोनिक प्लेट लाइटर प्लेट के साथ टकराती है तो सबडक्शन होता है। सबडक्शन किसको होता है? जो आपकी प्लेट जो हैवी होती है, फिर हैवी प्लेट नीचे जाती है, नीचे जाके वो मेल्ट करती है, मेल्ट करके क्या होगा, वहां से मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, एंड उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, फिर ऊपर की तरफ हमें वॉल्केनो देखने को मिल जाएगा। अब ये रिंग ऑफ फायर के अंदर इसी कारणों की वजह से इतने सारे वॉल्केनोज देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे सबडक्शन जोन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर आपकी हैवी टेक्टोनिक प्लेट नीचे सबडक्ट करती है, जो कि जाके ट्रेंच क्रिएट करती है, एंड वहीं से फिर अकॉर्डिंगली आपको वॉल्केनोज देखने को मिल जाएंगे। अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे ये हुआ है कि एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक हमें यहाँ पे देखने को मिला 6.9 मैग्नीट्यूड का, जिसने जापान के क्यूशो रीजन को यहाँ पे हिट किया। बाकी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, वहां पे बहुत सारे ट्रेंचेस हैं। यूपीएससी मेंस 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, जैसे टोंगा ट्रेंच हो गया, बोगोनविल ट्रेंच हो गया, जावा ट्रेंच हो गया, आपका फिलीपीन ट्रेंच हो गया, ठीक है, जापान ट्रेंच हो गया, एल्यूशन ट्रेंच हो गया, कुरिल ट्रेंच हो गया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे भी सकते हो। तो रिंग ऑफ फायर एक ऐसा एरिया है पैसिफिक ओशन के अराउंड, जहां पर बहुत सारे वोल्केनोज ऑफ अर्थक्वेक्स आते हैं। ये एक हॉर्स शू की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये 40,250 किलोमीटर का आपको ये पूरा स्ट्रेचर आपको देखने को मिल जाता है। ये जापान, यूएसए, इंडोनेशिया, मैक्सिको, आपका कनाडा, रशिया, चिली, पेरू, फिलीपींस, इन सब कंट्रीज को कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट करता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात कर पाएं, तो इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज की अगर हम बात करें तो माउंट सेंट हेलेंस आपको देखने को मिल जाएगा यूएसए के अंदर, माउंट फ्यूजी जापान के अंदर, माउंट पिनाटोबो आपको फिलीपींस के अंदर देखने को मिल जाएगा, एंड माउंट मेरापी जो है वो आपको इंडोनेशिया में आपको देखने को मिल जाता है। ज्यादातर जो वॉल्केनोज होते हैं यहाँ पे वो स्ट्रेटो वॉल्केनोज होते हैं, यानी कि वो स्टीप साइडेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस रीजन में बहुत सारे मिनरल्स, ऑयल, गैस आपको देखने को मिल जाएगी, जो इन देश की इकोनॉमी के अंदर काफी कंट्रीब्यूट करती है। बाकी मैंने बता ही दिया क्यों इतने ज्यादा वॉल्केनोज आते हैं, तो ये कुछ बातें रिंग ऑफ फायर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक जो हमारा है, बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज जेड मोर टनल के बारे में। आप लोगों ने न्यूज में सुन ही लिया होगा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोर टनल का उद्घाटन किया गया इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर ना आप जरा पिक्चर को नोटिस करना, देखो ये ना यहाँ से श्रीनगर से ये रूट है पूरा, फिर गांदरबल हो गया, फिर इस तरह से जाते जाते आगे ये आपको सोनमर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर सोनमर्ग से आके आपको नोटिस कर पाओगे, फिर द्रास हो गया, फिर आपका ये कारगिल हो गया, इस तरह से ये पूरा का पूरा ये रूट है, ठीक है। तो जो जेड मोर टनल है ना, आप यहाँ पे थोड़ा इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो कि सोनमर्ग हेल्थ रिजॉर्ट को यहाँ पे कंगन टाउन के साथ यहाँ पे कनेक्ट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो गगन नीर विलेज है ना, उसके बिल्कुल नियर आपको ये लोकेटेड देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई ना, ये श्रीनगर, आपका सोनमर्ग और आपका जो लेह वाला ये पूरा पूरा हाईवे है, उसके ऊपर लोकेटेड है एट एल्टीट्यूड ऑफ 8,500 फीट। अब आपके दिमाग में आएगा ये इसका नाम जेड मोड क्यों पड़ा, क्योंकि देखो जो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, जो इसकी शेप है ना वो जेड शेप्ड आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए इसका नाम पड़ा है जेड मोड।
क्या फायदा होगा इस टनल के बनने से, मतलब जो इसका उद्घाटन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। आपका जो एक्सेस होगा सोनमर्ग का वो अनइंटरप्टेड रहेगा बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख। तो कहीं ना कहीं स्नोफॉल की वजह से जो दिक्कतें पहले फेस होती थी, अब वो दिक्कतों को हम यहाँ पे रिजॉल्व कर पाएंगे। इससे टूरिज्म और लॉजिस्टिक डेफिनेटली इंक्रीज होता है। बाकी अगर बात करो कल को कहीं पर हमें ट्रूप्स को भेजना हुआ या सप्लाई चेन हो गया हमारी इंडियन आर्मी के लिए, तो वो हमारी बेहतर हो गई है। एंड डेफिनेटली इससे बॉर्डर सिक्योरिटी भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज होती है, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो या चाइना के अगेंस्ट हो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपका नीड और रीड के रिगार्डिंग। इसको आप ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा कि अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट के फॉर्म होने के पीछे के कारण क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा आपका कुछ एक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। कल मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए थे। पहला क्वेश्चन था आपका एनी बेसेंट जी के रिगार्डिंग। यहाँ पर कह रहा है कि जो एनी बेसेंट जी थी वो होम रूल मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। द आंसर इज यस। देखो आप लोगों को पता होगा 1916 के अंदर ना एनी बेसेंट जी ने भी अपना होम रूल लीग यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट करी। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भी यहाँ पे ये स्टार्ट करी गई थी। इनका जो एनी बेसेंट वाली जो लीग थी वो आपको मद्रास के अंदर मतलब उसका देखने को मिलता है होम रूल लीग का स्टार्टिंग, और तिलक जी के द्वारा यहाँ पे बेलगाम के अंदर। तो डेफिनेटली एनी बेसेंट जी ने भी इसको स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद एक और जो मतलब दूसरा जो चल रहा था साइड में तिलक जी का, तो वो भी था। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि यार ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना उसके फाउंडर थी, ये बात अपने आप में गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी, जो सोसाइटी जो फाउंड करी गई थी, वो करी गई थी HP ब्लवात्स्की जी और साथ साथ आपके जो कर्नल ऑलकॉट है, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट करी गई थी। स्टार्ट ये हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर 1875 के अंदर। फिर 1882 के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपको अदयार देखने को मिलता है मद्रास के पास में वहां पर। तो डेफिनेटली एनी बेसेंट जी इसके लिए फाउंडर नहीं थी। थर्ड अगर हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट यहाँ पे कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, बिल्कुल। बल्कि अगर हम बात करें पहली जो महिला, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एनी बेसेंट थी। 1917 के सेशन आपको पता होगा जो कैलकाटा सेशन हुआ था, उसमें यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं। हालांकि अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन की तो वो आपको सरोजिनी नायडू जी देखने को मिल जाती हैं 1925 के सेशन के अंदर। तो थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 इज करेक्ट। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा होमवर्क दिया था पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखो यहाँ पर इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आप यहाँ पे और फैक्ट्स पढ़ भी सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको बॉर्डर किया जाता है भाई बरेली और कामेंग रिवर से, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि भाई ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आखिर क्या थी। देखो दरअसल में ना आप लोगों ने ना पढ़ा होगा, एक ना टाइम था 1876 से 1880 का, ये लॉर्ड लिटन का टाइम था। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल एक्ट्स इस टाइम के ऊपर आते हैं, पर उसके बाद थोड़ा सा अच्छा टाइम आता है 1880 से लेकर 1884 का, लॉर्ड रिपन का। एंड इन्होंने काफी अच्छे काम किए भारत के लिए, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा पक्का ही पक्का मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर दोनों के बारे में। अब होता यह है कि लॉर्ड रिपन के समय के ऊपर यानी कि 1883 के अंदर क्या होता है, एक लॉ मेकर होते हैं CP इल्बर्ट, इनके द्वारा यहाँ पर ना एक 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 बिल प्रपोज किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता था ना, पहले ऐसा होता था कि लेट से एक कोई पर्सन है, इसका केस चलना है। अगर ये इंडियन पर्सन होगा ना तो इसका केस किसी के पास भी जा सकता है, मतलब इंडियन जज के पास भी जा सकता है या यूरोपियन जज के अंदर पास भी जा सकता है। पर अगर हम बात करते थे ना एक यूरोपियन पर्सन के केस को चलाना है, तो वो जो केस होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जज के सामने ही जाएगा, वो इंडियन जज के सामने यहाँ पे नहीं जाएगा। इससे पता क्या होता था, इससे एक डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ऐसा लगता था कि आप ना उन जजेस को एक तरह से नीचा दिखा रहे हो जो भारतीय डिसेंट की हैं, भारतीय मूल के लोगों को यहाँ पे आप नीचा दिखा रहे हो। तो ये जो इल्बर्ट बिल आया ना यहाँ पे, इसने यहाँ पर ये कोशिश करी कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन थी या फिर एक 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 जो गलत तरह से ट्रीटमेंट दिया था, इसको खत्म करने की यहाँ पे बात करी थी। पर ये जो बिल था ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सीज में आ गया। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियंस थे इन्होंने खूब इस पर्टिकुलर बिल का अपोज किया। तो ये थी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से बाद में जाके ना इसका इम्पैक्ट पता क्या हुआ कि इसके 1.5-2 साल बाद ही आप नोटिस करते हो 1885 के अंदर फॉर्मेशन होता है किस चीज का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि लोगों को पता लग गया कि यार ये कैसे यूरोपियंस हैं जो कहीं ना कहीं भारतीयों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, है ना। तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ये थी आपकी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनको आप ट्राई कर सकते हो, बता सकते हो कौन सा सही है।
नहीं ये नहीं, ये तो कल का होमवर्क था, ठीक है, इसको बताएंगे। आज का होमवर्क ये है, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दिस। आज का होमवर्क ये है, ये 4 स्टेटमेंट्स का आप बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था वो था, पहला था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर कह रहा है जो डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है फी, क्या यही इसको ग्रांट करता है? यस, दिस इज करेक्ट। किसी बच्चे ने पूछा था कि भाई सर गोवा का बीच भी तो बढ़िया है, तो आपने उसका नाम नहीं लिया। भाई जिन पर्टिकुलर बीचेस को FEE ने ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया है, हम उसी को दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मैं अपनी तरफ से जाके दे दूं कि भाई इस XYZ पर्सन ने को गोवा का बीच अच्छा लगा तो गोवा को दे दो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, मैंने जो आपको फैक्टर्स बताए थे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने जो राधे नगर बीच देखा जिस दिन ना, आप सच में आप बोलोगे सर गोवा के बीचेस उससे कंपैरिजन में काफी, मैं ये नहीं कहूंगा खराब है, पर राधे नगर बीच उनसे कई गुना आगे हैं, ठीक है। आप जाके देख लेना एक बार, ठीक है। आप अभी गए नहीं होंगे उन बीचेस के ऊपर, तो आपको पता लगेगा कि उन बीचेस के अंदर कितनी सफाई है जो बीचेस यहाँ पे मेंशन हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इंटरपोल की बात करें, तो क्या जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो काम करता है एज एनसीबी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो CBI होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो होता है। तो सेकंड आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया था रामाकृष्ण मिशन को इन 1897, ये स्टेटमेंट अपने आप पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।